वेलकम इन स्टडी टाइम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक्चुअली आज क्लास 10 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली केमिस्ट्री की एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि नाम से आपको ज़ाहिर है नेचुरल के सेंस में आता है। जो चीज़ भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है विदाउट एनी एड आर्टिफिशियल एड, मसनूई कोई चीज़ उसके साथ ना ऐड हो, उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। ये नेम जो है बेसिकली बहुत पुराना है, तो तकरीबन 200 बरस पुराना है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पर्पज़ है नेमिंग का, वो इस वजह से था कि 1815 में बर्जिलिस ने एक थ्योरी प्रोड्यूस की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्योंकि उस वक्त तक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में प्रोड्यूस नहीं हो सकते थे, या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना नहीं सकते। तो लिहाजा एक कॉन्सेप्ट आ गया कि क्योंकि ये नेचुरली ही पाए जाते हैं, इनका सोर्स नेचुरल होता है, तो लिहाजा इनको इस सोर्स के बिहाइंड जो फोर्स है उसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। बेसिकली वाइटल फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी फोर्स जो किसी कंपाउंड को लाइफ देती है। तो हम अपने सराउंडिंग में आज जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं वो सब अननेचुरल है, सारे के सारे सिंथेटिक, यानी कि लैब में भी बनाए जाते हैं। कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बनते हैं। लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट है 1828 में उस वक्त फेल हो गया जब वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसे अमोनियम साइनेट कहा जाता है, NH4CH, और इस कंपाउंड को हीट करने पे, बॉईल करने पे वाटर के साथ ये यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। तो यूरिया जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो उस वक्त तक सिर्फ नेचुरली नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपाउंड समझा जाता था। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपाउंड जो है होने की वजह से उस वक्त यानी 1820 में जब ये एक्सपेरिमेंट वूलर, जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक रूलर, उन्होंने जब ये परफॉर्म किया तो उस वक्त तक यूरिया की एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड के तौर पर ली जाती थी। तो जब ये यूरिया की फॉर्मेशन हुई तो फिर साइंटिस्ट ने और भी कंपाउंड पे वर्कआउट किया और हजारों की तादाद में जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए जाने लगे। तो इसी वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो उसके पीछे जो रीज़न है वाइटल फोर्स थ्योरी का, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन दी गई तो वो एक चीज़ जो ऑब्जर्व हुई वो ये थी कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी एक ऐसे कंपाउंड जिनमें एसेंशियली कार्बन मौजूद हो। तो लाजमी तौर पर जिसमें भी कार्बन होगा, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि उस वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट्स है, ये एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझे जाते थे और आज भी समझे जाते हैं क्योंकि उनका सोर्स जो है वो उस जमाने में इनऑर्गेनिक था। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक ब्रांच से अलग कंसिडर किए जाते हैं। तो जाहिर बात है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं अपने अंदर जिसकी वजह से इनको सेपरेटली स्टडी किया जाने लगा। तो उस डेफिनेशन को, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी, उसे डिस्कार्ड नहीं किया गया, उसके नेम को रिटेन रखा गया, उसको जाहिर नहीं, उसको चेंज नहीं किया गया। लेकिन बाद में फिर एक चीज़ और देखी कि सम टाइम्स एक ऐसी ब्रांच वजूद में आ गई कि जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद था, तो उन्हें कहा जाने लगा हाइड्रोकार्बन। तो सिर्फ कार्बन का होना जरूरी नहीं है, कार्बन के अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं,
तो मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, उनके अंदर हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ये हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाने लगे। बहरहाल चाहे केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन की हो या इसमें और दूसरे कोई एलिमेंट हो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कंपाउंड्स के जो उसको सेपरेट करते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में। अच्छा, सोर्सेस। नाउ जो मेन सोर्स है इन कंपाउंड्स का हासिल करने का, वो या तो एनिमल्स से या प्लांट से। आजकल जो सोर्स है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मदद से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम भी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की ही, तो मेन जो सोर्स है इनका, जो बेसिक सोर्स है, वो एनिमल्स और प्लांट्स ही कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद फिर वो पेट्रोलियम की शक्ल इख्तियार कर गए और पेट्रोलियम से फिर आजकल सिंथेटिकली कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, तो जिसमें बेंजीन है, अल्कोहल है और दूसरे ईथर है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो सोर्स एक्चुअली बेसिकली जो मेन सोर्स है इसका, वो एनिमल और प्लांट से कहलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के होते हैं कि उसको हम आइसोलेट कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो कंपोजिशन में, यानी जिन एलिमेंट्स ये बने हैं उनमें असेंशियली तो कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये एलिमेंट असेंशियली प्रेजेंट, यानी कि लाजमी तौर पर कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये किसी कंपाउंड में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हेलोजन है। अब हेलोजन से एक कंपाउंड है रिलेटेड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की मदद से बनाया गया है, तो लिहाजा ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक ही कंसीडर होगा। ऑक्सीजन हो सकती है, जैसे कि आप देखते हैं ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी हो सकती है, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में यूरिया की एग्जाम्पल दी, उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो सल्फर हो सकता है, सॉरी सल्फर नहीं लिखा है यहाँ, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। इसी तरह इन तमाम कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग की टाइप है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसा कि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड अपनी नेचर में दो तरह के होते हैं, ये अपनी पोलर और नॉन पोलर। तो जैसे मिसाल दे देते हैं हम कि अल्कोहल है, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं ईथर ले लूँ, ईथर की एग्जाम्पल ले लूँ, CH3OCH3, ईथर एक नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है। तो है तो ये भी कोवेलेंट और दोनों ऑर्गेनिक है, लेकिन ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो दोनों तरह के कंपाउंड जो है वो कंसिडर किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कंपोजिशन जो है आप याद रखें बस कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं और वो किस टाइप के बॉन्ड की सूरत में मौजूद होते हैं, आए उनको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट। और अगर अच्छा होगा कि आप उनकी एग्जाम्पल भी याद रखें कि किस तरीके से, कौन सी एग्जाम्पल पोलर की है, कौन सी नॉन पोलर। सॉल्युबिलिटी, बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाना। सॉल्वेंट एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। तो नॉर्मली जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपोजिशन इनकी इस तरह की है कि इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो मोस्टली ये नॉन पोलर होते हैं इन वाटर, नॉन सॉरी इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होने की रीजन क्या है? इनसॉल्युबल रीजन है कि वो कंपाउंड जो नॉन पोलर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है। ये क्या है? पोलर। तो एक पोलर कंपाउंड, एक पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरह ये सॉल्युबल हो सकते हैं इन बेंजीन, बेंजीन भी एक, इन हेक्सेन, हेक्सेन भी एक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड ये भी एक सॉल्वेंट है। तो लिहाजा ऐसे सॉल्वेंट जो नॉन पोलर कंसीडर किए जाते हैं
इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व हो सकते हैं। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल में ये याद रखें कि इनसॉल्युबल कौन से हो सकते हैं और सॉल्युबल सॉल्वेंट कौन से हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड्स का। तो लो होने की वजह क्यों? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वीक होते हैं और वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। रेट ऑफ एक्टिविटी, ये भी स्लो रेट होता है इनका। रेट यानी कि रेट करने की एबिलिटी, इनमें रेट करने की एबिलिटी स्लो होती है। ये स्लोली रेट करते हैं क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लो होने की वजह से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे कि कंडक्टर्स में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर फॉर अ टाइम बीइंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोलर हो जाते हैं। अदरवाइज ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली, बल्कि वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी, स्टेबल यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर लेस स्टेबल होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं, यानी ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है हीट करने पे तो उसको मतलब स्टेबिलिटी की लो है। नाउ अब आए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट मेथड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या चीज बताता है? वो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट और टाइप ऑफ एलिमेंट बताता है सिर्फ। यानी इससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले से सिर्फ ये पता चलेगा कि इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और किस तादाद में, बस किस क्वांटिटी में। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा है, आई कैन नॉट नेम इट, मैं इसका नाम उस वक्त तक नहीं रख सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक कि इसका स्ट्रक्चर सही मालूम ना हो। अगर कोई मैं कहूँ इसको कि ये ब्यूटेन है तो ये मे बी आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर फार्मूले से उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर सकते जब तक कि उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पता चल सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से कि इस कंपाउंड में 4 कार्बन है और 10 जो है वो हाइड्रोजन है। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला दरअसल अरेंजमेंट बताता है हमें, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखें, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि C4H10 है, तो C4H10 से मुझे ये नहीं पता कि ये कार्बन किस टाइप से अरेंज हुए हैं आपस में, किस तरह अरेंज है, हाइड्रोजन किस तरह अरेंज है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो नॉर्मली जब 4 होती है तो हर कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें हाइड्रोजन 10 है और कार्बन 4 है, तो हम अगर इसको 2 तरीकों से शो कर सकते हैं। एक में हम ये दिखा सकते हैं कि 4 कार्बन है जो एक स्ट्रेट चेन की सूरत में, और हर लाइन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंगल कोवेलेंट का मतलब ये होता है कि उसके वो एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और 10 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक हाइड्रोजन जो है एक वक्त में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरह 10 हाइड्रोजन है तो हर हर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दें। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसमें सही तौर पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि 4 कार्बन जो है
वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और 10 हाइड्रोजन जो है वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हर कार्बन के साथ प्रेजेंट है। मे बी ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आप देखें कि अब इस कंपाउंड में भी 10 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 10 हाइड्रोजन में इसकी चेन में 4 कार्बन है, इसकी चेन में 3 कार्बन है, एक इसके सेंटर में जो है वो कार्बन है उसके साथ अटैच है। इस फर्स्ट कंपाउंड को कहा जाता है ब्यूटेन और सेकंड को कहा जाता है आइसो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन दो डिफरेंट कंपाउंड है, हालांकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। तो ऊपर जो बात डिस्कस हुई कि हम किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो स्ट्रक्चर फार्मूला दो आइसोमर्स की शक्ल में ये बता रहा है हमें कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के ये फार्मूले हैं। दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि दो डिफरेंट अरेंजमेंट, एक में 4 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरे में 3 है, और फोर्थ वन इज अटैच टू द सेकंड कार्बन ऑफ दिस चेन। तो ये वजह है कि हम यहाँ क्योंकि ये शो नहीं कर पा रहे C4H10 में मॉलिक्यूलर फार्मूले में, लिहाजा हमने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के फार्मूले, इनके मेल्टिंग पॉइंट में फर्क होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है, तो इसीलिए ये दो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से तो सेम है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। तो इसी वजह से स्ट्रक्चर फार्मूला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि हर स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इस सही स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। तो अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि अच्छा, इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिंगल बॉन्ड हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो लिहाजा ये बॉन्ड की तादाद जो है वो उसको हम अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, अगर दो लाइनें हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, अगर 3 लाइनें हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये बॉन्ड की तादाद भी जाहिर कर रहा है स्ट्रक्चर फार्मूले में। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूले में ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी है कि ये क्लास जो है वो किससे बिलोंग करती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड किससे करता है, ये आगे चल के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नाउ इसकी थर्ड टाइप है कंडेंस फार्मूला। बेसिकली कंडेंस का तो मतलब होता है कि सेम जगह पर, एक जगह पर मुश्तमिल करके लिख देना, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, जैसे किसी एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है एक कार्बन के साथ। तो हम करते क्या है कि हाइड्रोजन को एक जगह लिख के उसके सबस्क्रिप्ट में 3 लिख देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस कार्बन के साथ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। यहाँ पर 3 लाइनें, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और 3 हाइड्रोजन है। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कार्बन से बिलोंग करती है, इसलिए हाइड्रोजन को कंडेंस करके लिख दिया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। और एक बात का भी ख्याल और रखना है कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है उन्हें कंडेंस करके लिख दिया गया है, और जो लाइन जो बीच में डाली गई है कोवेलेंट बॉन्ड की उसको ओमिट कर दिया गया। CH3 CH2 फिर अगेन CH2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, फिर लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ये कंडेंस फार्मूला बता रहा है कि ये एक सिंगल चेन कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को हमने अगर वो एक से ज्यादा है तो सबस्क्रिप्ट की शक्ल में लिख दिया। और यहाँ पर भी इसी तरह अगर हम आइसोब्यूटेन के लिए लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। CH3 CH3
तो आइसोब्यूटेन में ये इस तरह से हो रहा है कि ये CH3 है, फिर उसके बाद ये CH है। तो जो CH है ये बता रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन कम है। तो इसमें शुरू में स्टूडेंट को डिफिकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने में। तो हमेशा याद रखें कि जो ब्रैकेट में CH3 होता है, अगर वो किसी चेन के बीच में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पर वो किसी कार्बन से अटैच होगा जो सेंटर में कार्बन है, इससे पहले लिखा गया है। कभी भी ऐसा नहीं होता। तो वैलेंसी का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है हर कार्बन के लिए। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखा जा सकता है? CH3 CH CH3 CH3। अभी इनिशियल लेवल पे ना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लाइनों के स्ट्रक्चर को याद रखे, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूले को याद रखे। जब वो उसको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए तो प्रैक्टिस होने के बाद वो इसको कंडेंस इस फॉर्म में लिख सकता है। क्योंकि उसकी नॉलेज अभी कम है तो उसको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा कार्बन किस कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो इसीलिए स्टूडेंट शुरू में आपको हमेशा याद रखना है कि हर कार्बन का लाइन से स्ट्रक्चर शो करें। तो जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है वो तो सिंपली ये बता रहा है कि हर कार्बन और हर हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। जैसे मैं अगर मिसाल दे दूं अमाइन की, तो अमाइन में अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, फिर उसके बाद एक नाइट्रोजन भी है सपोज कर लें। तो नाइट्रोजन जो है अमाइन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर हाइड्रोजन ये एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है, तो हर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है। तो ये 4 बेसिकली बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन। तो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन के साथ हो गए और एक बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट और क्रॉस की मदद से शो कर दिया। तो लिहाजा ये हम हर एलिमेंट के लिए डॉट एंड क्रॉस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो स्ट्रक्चर फार्मूला ही है, या स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूले की शक्ल है। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो ये आप जहन में रखें, आगे ये चलकर आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे तो ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हर स्टूडेंट को नॉर्मली स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और उसके कंडेंस फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 10 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने आज आपको इंट्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में और कुछ इसकी बेसिक नॉलेज दी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे इस चैप्टर को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।